नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति लोरेंको का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। भाजपा ने चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी यानी पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह करती है काम। वेव समिट के 30वें दिन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकी पुस्तिका होगी जारी। सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन। गोवा में शेरगांव मंदिर यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। एंथनी अल्बनीज़े की लेबर पार्टी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल लोरेंको भारत के दौरे पर हैं। उनका आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। अंगोला के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने अपने दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए भारत के साथ मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। बीते 38 वर्षों में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का ये पहला भारतीय दौरा है। खास बात यह है कि भारत और अंगोला इस साल अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल लोरेंको ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल लोरेंको के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ कई ऐसे अहम समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अंगोला के राष्ट्रपति का भारत दौरा 38 साल बाद हो रहा है। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्ष मना रहे हैं। कल राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर आधारित हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल लोरेंको से दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर कहा, भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत के प्रति उनकी गर्मजोशी भरी भावनाओं और हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन की मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता से भारत अंगोला और भारत अफ्रीका संबंधों के लिए नए विकास के रास्ते खुलेंगे। भारत अंगोला के संबंधों में इस यात्रा से नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार ये संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। अगर भारत और अंगोला के संबंधों में नई गाथा लिखने की बात की जाए, वहीं भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम में अंगोला का समर्थन किया था। 1985 में अंगोला के साथ राजनयिक संबंध भारत ने स्थापित किए। वहीं अंगोला ने 2025 के लिए अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाली थी। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापार और आर्थिक संबंध अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक अंगोला है। यानी आपूर्तिकर्ताओं की बात की जाए तो ऊर्जा क्षेत्र में लगातार दोनों देशों के संबंध मजबूत होते हुए, वहीं 2023-24 में जो द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच वो $4 बिलियन को पार कर गया। अंगोला भारत का 8वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, यानी कि क्रूड ऑयल में सबसे बड़ा 8वां आपूर्तिकर्ता। और प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध हैं अंगोला से भारत के। सबसे अहम बात यह है कि अगर इंडियन डायस्पोरा की बात की जाए तो करीबन 8,000 से के आसपास भारतीय निवासी अंगोला में रहते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह
चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना का मनोबल गिराने का काम करती है। साथ ही कहा कि बाहर से ये CWC है और अंदर से PWC। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। आपको ले चलेंगे सीधा हैदराबाद हाउस। जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी आज की यात्रा पर हैं अंगोला के राष्ट्रपति, भारत दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध हैं इसके 40 वर्षों की वर्षगांठ मनाई जा रही है। ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग का ये क्षेत्र है जिसमें दोनों देश एक नया अध्याय लिखेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, जहाँ अंगोला के राष्ट्रपति पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। कई ऐसे अहम समझौते हैं जिन पर साइन होंगे, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा था ये हैंडशेक का वो मूवमेंट जो लगातार हमने देखा कि कैसे दोनों देशों को 40 वर्षों का जो राजनयिक संबंध है उसकी वर्षगांठ मनाते हुए दोनों देश नजर आएंगे। और ये अंगोला के साथ अगर देखा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का भी एक अहम पड़ाव इसे देखा जा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर। और 38 सालों में ये किसी पहले राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा होगी भारत को लेकर, और दोनों देश कैसे आगे लेकर जाएंगे अपने इन संबंधों को अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से, ये इस यात्रा से इसका मार्ग प्रशस्त होगा। और जैसा कि सुबह जब औपचारिक स्वागत किया गया अंगोला के राष्ट्रपति का, तो उन्होंने कहा कि भारत आकर उन्हें बहुत खुशी है और भारत उनका एक अहम व्यापारिक साझेदार है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि करीबन 8,000 से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो अंगोला में रहते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे जो अंगोला का स्वतंत्रता संग्राम भी था उसमें भारत ने समर्थन किया था अंगोला का। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पे अब से कुछ ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कई ऐसे अहम समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि जब हम व्यापारिक पार्टनर के तौर पर बात करते हैं तो भारत अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जहां पर क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए यानी कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में 8वां भागीदार देश है अंगोला। और बायलैटरल ट्रेड का जब हमने जिक्र किया तो कैसे ये कई बिलियन डॉलर्स यानी कि $4 बिलियन के आसपास है और इसे आगे बढ़ने की उम्मीद इस आने वाले सालों में मानी जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें अंगोला और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों ही देशों के लिए, जिसमें हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की, हम बात कर रहे हैं ट्रेड, हम बात करते हैं इरिगेशन, फूड प्रोसेसिंग और साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिहाज से। तो अब जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता होगी उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे और कई ऐसे MOUs हैं जो इन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं। कांग्रेस के नेता बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार की तत्परता से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया गया। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयाँ की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वस्तुओं के सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से
रोक लगा दी, यानी कि इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया। इस रोक के तहत पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे तौर पर आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से आ रहा हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी इंपोर्ट पर। यह प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति 2023 में नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है, यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिहाज से एक बड़ा कूटनीतिक फैसला भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कि भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के जो आयात हैं, भले अगर वो तीसरे किसी देश से आ रहे हैं परोक्ष रूप से, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और जिस तरह से कई जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर डिजिटल स्ट्राइक की गई, सिंधु जल संधि है उसको स्थगित किया गया, हमने देखा। और कूटनीतिक लिहाज से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करने पर प्रतिबद्धता जो है भारतीय सरकार की वो नजर आ रही है, यानी कि तीसरे देश के जरिए भी अगर परोक्ष रूप से कोई आयात होता है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। और इसी पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कूटनीतिक लिहाज से वाणिज्य मंत्रालय का अहम फैसला, पाकिस्तान से आयात जो भी तमाम वस्तुएं हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक, कितना प्रभावी रहेगा ये? देखिए आंचल, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हम जानते हैं कि एक के बाद एक कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और हम जानते हैं कि अटारी बॉर्डर से पहले ही जो व्यापार था वो बंद कर दिया गया था। और इसके बाद ये फैसला कि पाकिस्तान से कोई भी उत्पाद आयात नहीं होगा। लेकिन इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐसा उत्पाद जो पाकिस्तान में उत्पादित हुआ हो, यानी पाकिस्तान में बनाया गया हो, और किसी दूसरे देश से भी आयात नहीं किया सकता है। तो एक तरह से देखें कि वो रूट भी बंद हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान में कोई भी सामान बनता है और उसे किसी दूसरे देश के जरिए भारत में निर्यात करने की कोशिश होती है, भारत भेजने की कोशिश होती है, तो ये भी बंद होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है चूंकि जो सीधे तौर पर द्विपक्षीय व्यापार में जो पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई गई है, उसका असर जरूर होता, लेकिन ये और व्यापक असर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान अगर अपने किसी पाकिस्तान के उत्पाद का निर्यात किसी दूसरे देश में होता और वहां से अगर भारत में भेजे जाने की जो कोशिश होती है, जो कि कई बार हम जानते हैं कि बहुत सारे छोटे आइटम्स हैं वो किसी दूसरे देश में बनते हैं, उसको असेंबल किसी दूसरे देश में किया जाता है और उसके बाद निर्यात किसी तीसरे देश में किया जाता है। तो इस तरह से भी जो व्यापार हो रहा होगा तो उस पर भी पाकिस्तान में असर पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जब से हमने जानते हैं कि पहलगाम में आतंक हमला हुआ और उसके बाद हमने देखा कि कूटनीतिक बड़े फैसले लिए गए, जो सिंधु नदी समझौता को स्थगित किया गया, तमाम अन्य बड़े फैसले लिए गए, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने को कहा गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा व्यापार से जुड़ा एक बड़ा फैसला कि पाकिस्तान से उत्पादित कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो उत्पाद है वो आयात नहीं होगी, और अगर वो किसी तीसरे देश के जरिए भी भारत भेजी जाती है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो बहुत बड़ा फैसला है वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से लिया गया। वही शैलेंद्र, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के तौर पर कैसे वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उस लिहाज से भी जानना बेहद जरूरी है कि व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाना इसलिए भी कहीं ना कहीं अनिवार्य है कि जिस तरह की कायरतापूर्ण हरकत अंजाम दी गई है उससे कहीं भी ऐसे राष्ट्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ ना मिले आर्थिक लिहाज से। निश्चित तौर पर इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक एक कदम उठाए जा रहे हैं और भारत बहुत सोच समझकर इन कदमों का ऐलान कर रहा है, इन फैसलों को ले रहा है। और एक एक करके हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े और दूरगामी फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे ये एक संदेश भी दिया जा सके। और हम जानते हैं कि उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चोट भी लग सकती है। पूरे सिंध और पंजाब में जो खेतीबाड़ी होती है उसका एक बहुत बड़ा असर, हम दूरगामी असर देखेंगे। जब जो समझौता हमने स्थगित किया उसका असर पड़ने की एक बात कही जा रही है और पाकिस्तान से जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो जग जाहिर है कि कितना परेशान है पाकिस्तान भारत के इस फैसले को लेकर। और अब इस तरह का फैसला कि न केवल पाकिस्तान से उत्पादित कोई भी वस्तु सीधे तौर पर भारत आयात नहीं की जा सकेगी, बल्कि अगर वो किसी दूसरे देश यानी दुबई या कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई फैक्ट्री में बना कोई सामान
अगर वहां किसी दूसरे देश में निर्यात होता है और वहां के जरिए भारत से व्यापार होता है तो उस पर भी रोक लगाई जाएगी। तो देखिए इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान वैसे ही देखें तो आर्थिक तौर पर एक तबाह के कगार पर खड़ा हुआ देश है, बहुत बड़ा कर्ज है और हमेशा वो कई देशों के सामने भीख मांगता रहा है आर्थिक तौर पर, और ऐसे में एक के बाद एक कदम भारत उठाता रहा है। तो ये तरह से देखें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चोट पहुंचेगा, पाकिस्तान को उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत अब कोई एक तरह से देखें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता तमाम ऐसे कठोर कदमों के जरिए। तो कूटनीतिक कदम हमने देखा कि पहले ही उठा लिए गए थे और उसके बाद अब एक एक करके ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का जो भविष्य है वो और संकट में हो सकता है। आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी चोट कह सकते हैं। अच्छा शैलेंद्र, हम जानते हैं कि वाघा अटारी सीमा है उसे पहले ही बंद कर दिया गया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। उसके बाद ये फैसला लेना कितनी बड़ी आर्थिक चोट आप मानते हैं पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को चरमराने के लिए, जो पहले ही कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है? देखिए आंचल, हम जानते हैं कि अटारी बॉर्डर से जो व्यापार होता था वो मूलतः आप देखें तो खेती बाड़ी से जुड़े जो आप देखें कृषि उपज है, प्याज हो या फिर इस तरह के तमाम खेतीबाड़ी से जुड़े जो कृषि उपज है उनकी आवाजाही होती थी। लेकिन ये जो आज फैसला लिया गया है इसमें आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पाकिस्तान में पहले ही बहुत खराब हालत में है। पाकिस्तान कोई से विकासशील या आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो आतंक की फैक्ट्री है और तमाम देश उसे इस नजरिए से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और पाकिस्तान की जमीन से ये साजिश रची जाती है न केवल भारत के खिलाफ बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जो आतंकी हमले हुए, जो बम विस्फोट हुए, उसमें पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के हाथ होने के न केवल ये चर्चाएं हुई बल्कि उसके सबूत सामने आए। हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मार गिराया था अमेरिका ने, और अमेरिकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगार रहा है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े पदों पर बैठे राजनेता रहे हो, बाद में कभी न कभी उन्होंने स्वीकृति की है। कल ही एक बहुत बयान चर्चा में था पाकिस्तान के एक बड़े नेता का कि किस तरह से उन्होंने भी ये स्वीकारा। तो एक एक करके पाकिस्तान के नेता ही ये गाहे बगाहे स्वीकारते रहे और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की एक फैक्ट्री बन गया है, आतंकी वहां पनाहगार पाते हैं। तो अब इस तरह का फैसला कि जो भी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होता है, भारत ने जो ये कदम उठाया है इसके दूरगामी फैसले ये होंगे। क्योंकि आप देखें जो हमारे तमाम पड़ोसी देश हैं उनके जरिए भी बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो उनका व्यापार भारत के जरिए होता था। तो ऐसे में उन देशों के जरिए भी अब पाकिस्तान अपने किसी उत्पाद को भारत नहीं भेज सकेगा। तो ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम है, आर्थिक तौर पर एक बड़ा फैसला है। इसकी एक चोट पाकिस्तान में दिखेगी और हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो निश्चित तौर पर हमें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और कदम, जो एक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आर्थिक तौर पर भी कुछ और कड़े कदम उसी बारे में शैलेंद्र मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं। ये तो हो ही गया, ये तो एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने की, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल फंडिंग को रुकवाने की बात की जा रही है, जिसमें भारत IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से ये कहेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी जा रही है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। एक इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। और वहीं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उससे भी ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जिसकी बैठक जून में होने वाली है। देखिए पाकिस्तान एक कर्जदार देश है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था या पाकिस्तान की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो इस बात पर टिकी है कि वो पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले सके, और यही हम दशकों से होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को ये बताता रहा है कि वो आतंक की आंतरिक चुनौतियों से जूझता रहा है और वो अपने यहाँ आतंक खत्म करने के लिए दुनिया की मदद चाहता है, और दुनिया के तमाम देश या तमाम संस्थाएं उसको आर्थिक मदद इस बात पर करते रहे। बावजूद इसके ये सबूत सामने आते रहे कि उन पैसों का भी इस्तेमाल दरअसल आतंक को खत्म करने में नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान के सभी तरह के आयात पर रोक लगाई है और ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक आर्थिक फैसला लिया गया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं वेव्स 2025 से जुड़ी हुई।
सूचना और प्रसारण मंत्री की प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेव समिट के 30वें दिन पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बदलाव के लिए हमेशा हमें प्रतिबद्ध रहने के लिए कहा। प्रधानमंत्री के इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लोगों से बहुत अच्छे सुझाव मिले। कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। आई लुक फॉरवर्ड टू more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. और मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स का आज 30वां दिन। इस बीच ब्रिजिंग द गैप कमिश्निंग कंटेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर AVGC क्रिएटर्स सत्र में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर चर्चा की है। Many countries around the world do provide for production subsidies. And you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering. And therefore, you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि बीते 1 साल में हमने कई नई रणनीतियां अपनाई, जिसमें हम पिछले 5 सालों के अंदर बने और नए और ताज़ा कंटेंट, फिल्में और लाइव एक्शन प्रोग्राम को खरीद रहे हैं और उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। We've also started doing now in the last year or so is that fresh content which is created within the last 5 years, whether it is movies, whether it is live action or even animation for that matter. We've developed this matrix for valuation of such content and then started to procure this content and then run it on the Waves platform as well as on the linear platform. The idea essentially is that instead of commissioning and putting out the money up front, if we are able to take a ready product and then choose from the various options which are available and which gel with whatever are the current market trends in terms of viewership, then we would be able to eliminate the gestation period from commissioning to delivery, and therefore we would be able to get content and proceeding on the assumption, of course, that at least some of the content creators are also looking at the same market trends and are able to foresee what is the kind of content which would be required at a particular point in time. And when that intersection happens, then we are in the right place with the right kind of content and are able to procure it much faster. और फिलहाल बाकी छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। वेव 2025 के दौरान डीडी न्यूज़ ने फिल्म अभिनेता आमिर खान से खास बात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि किसी सरकार ने मनोरंजन उद्योग के लिए इतना काम किया। आप इस बातचीत का उठाइए लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ऐतिहासिक वेव समिट इस वक्त अपने पूरे जोश और खरोश के साथ जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसार भारती के पेविलियन में और मेरे साथ एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें बॉक्स ऑफिस नंबर और लोगों का प्यार दोनों ही बेशुमार मिला। इस वक्त भीड़ जुटी हुई है आमिर खान के लिए यहाँ पर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर इन दिस प्रसार भारती पेविलियन। आमिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जो टूर लिया दूरदर्शन से, एक ऐसे हम सभी के एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, हम सभी की यादें हैं। आपकी कुछ यादें दूरदर्शन से जुड़ी हुई? There is a very strong, nostalgic and deep emotional connect for at least my generation with Doordarshan. लेकिन ये वेव समिट हो रहा है, इसमें हम भारत का जो नई मीडिया और एंटरटेनमेंट है उसकी तकनीक और जो इस वक्त जो क्रांति हम देख रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में या हमारे एंटरटेनमेंट में, उसकी एक झलक पेश कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ में भी बहुत बदलाव आया है। आज हम भी कम्पीट कर रहे हैं नेशनल मार्केट के साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त आप इस कंटेंट रेवोल्यूशन को? आई थिंक प्रसार भारती एंड डीडी जो मैंने देखा है, जैसे आप लोग ने वेव्स का ऐप निकाला है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। और मैंने अपने मैनेजर को भी बताया मुझे डाउनलोड करके पूरा ऐप देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं उस पर। और इट्स अ वंडरफुल ऐप एंड आई थिंक जो अभी मैंने देखा कि हम लोग एक साल के बाद आप लोग टेलीविजन कंटेंट जो है आपका डीडी का, वो विदाउट यूजिंग डेटा बिल्कुल लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपकी ये तो कमाल की बात हो गई है। इस समय स्क्रीन छोटी हो गई जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन जी, आपका जी। जो कंटेंट है वो मैक्रो हो गया जी, है। जी, जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म इस वक्त एक एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इतने सारे एवेन्यूज इस वक्त हैं। डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी? एंड जिस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एक कोशिश है प्रसार भारती की लोक प्रसारक के रूप में एक ऐसा एंटरटेनमेंट लाने की वेव्स के जरिए जो एक रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट हो। यू आर नोन फॉर रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट, रिस्पॉन्सिबल फिल्म, एक सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से आप भी फिल्म बनाते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं आप लोक प्रसारक की इस भूमिका से? नहीं, I to relate a lot and I think that you know this entire initiative जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है, मेरे समझ से मैं पिछले करीबन 35 सालों से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और ये पहला मौका है जब किसी भी सरकार ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे फोकस किया है। और न सिर्फ फोकस किया है, प्रधानमंत्री जी का और सरकार का सपना है कि हम भारत जो है वो इस फील्ड में लीड करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये जो एक सोच है, इससे हमको बहुत इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिलती है और ये एक मौका है हम सबके लिए कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और ये मौका है यंगस्टर्स के लिए, पूरे देश में जो यंगस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है ऑडियो विजुअल में, और इसमें सिर्फ फिल्में नहीं आती, इसमें गेमिंग भी आता है, एआई भी है, म्यूजिक भी है। तो जो एंटरटेनमेंट का पूरा स्पेक्ट्रम है वो इसमें इंक्लूडेड है इस समिट में। तो यू नो आई रियली कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी एंड हिज एंटायर टीम who is you know visualized it and etched it out and made it possible today. एक अच्छा कंटेंट और एक लोक प्रसारक की भूमिका के रूप में प्रसार भारती का एक अमूल्य योगदान है। सत्यमेव जैसी सीरीज आपने की और काफी सक्सेसफुल रही। दूरदर्शन से आपकी यादें जुड़ी हैं, कुछ ऐसा कुछ कमाल का काम दूरदर्शन के साथ करने का प्लान है? नहीं, जरूर। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब हमारा शो सत्यमेव जयते दूरदर्शन पे भी दिखाया गया और मुझे याद है कि मेरे मन में ये बहुत था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये शो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और कोई रह ना जाए हमसे। तो इसलिए मैंने स्टार से भी, जब मैंने पहली दफा बात की थी उदय जी से, तो मैंने कहा था कि हमारा शो डीडी पे भी आएगा। हालांकि वो आपका कॉम्पिटिटिव चैनल है, एक ही भाषा में है, लेकिन मुझे अपना शो डीडी पर भी चाहिए और वो अल्टीमेटली मुमकिन हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई उस बात की और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा जो शो है सत्यमेव जयते, इट हैव शोन ऑन डीडी along with you know the other channels. You are known for reinventing और लगातार आप नवाचार करते रहते हैं अपने कंटेंट को लेकर, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छुए। तो कुछ ऐसा नया प्लान है, अभी कुछ बनाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ जो जिसमें हमारे साथ भी आप कर सकें, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन? इस वक्त तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन यकीनन मैं करना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक डीडी एंड द प्रसार भारती ऑन द होल हैज गॉट अ ह्यूज रीच। जो रीच प्रसार भारती के पास है हिंदुस्तान में, वो शायद कोई भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है एंड दैट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू। चाहे आप रेडियो की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, सो इट्स गॉट अ ग्रेट वैल्यू एंड आई वुड लव टू यूज इट वेल। जब लोग छोटे पर्दे पर आने से डरते थे, आप छोटे पर्दे पर आए। आपको मैं ये भी बताऊं कि हम लोग न सिर्फ
डीडी पे हमारा शो आता था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पे मैं हर हफ्ते प्रोग्राम करता था। जब शो आता था संडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3-4 दिन लाइंस खुली रहती थी ऑल इंडिया रेडियो की और विविध भारती की। तो देश भर से लोग फोन करते थे शो देखने के बाद और अपने मन की बात वो व्यक्त करते थे। मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनता था और उनकी रिकॉर्डिंग सुन के मैं जवाब देता था। तो हर संडे मैं रेडियो पे था, विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो थ्रू आउट। जब टीवी पे आता था शो तो संडे को शो आता था एंड अगले सैटरडे संडे को मैं रेडियो पे आता था थ्रू आउट द होल पीरियड। सो आई हैड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद प्रसार भारती इन दैट सेंस, विच वॉज इनिशिएटेड बाय मी। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है प्रसार भारती इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। In my mind there is no doubt about it. आप एक ऐसे सितारे हैं जिसकी फिल्मों ने भारत के साथ साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का काम किया और रिकॉर्ड तोड़े हैं। दंगल की बात करें, थ्री इडियट्स की बात करें, चाइनीज बॉक्स ऑफिस, यूएस बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम किया। इस बारे में आप भी लगातार चर्चा हो रही है, लगातार आपके सेशंस में। अगर एक ब्रीफ में अगर आप बताना है कि क्या आपको लगता है कि एक ऑब्जर्वेशन आपका है? मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरी जो फिल्में हिंदुस्तान से बाहर कामयाब हुई हैं उसमें मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। कहानी का था, मतलब फिल्म के अंदर काम किया है मैंने और हम सब की फिल्म है। लेकिन उसके अलावा जो एक होता है कि मैं कोई नई मार्केट एक्सप्लोर करूं तो वहां पे हम लोग पूरा प्लान बनाए कि भाई ये मार्केट में, जैसे कि यूएसए है, अमेरिका में, हम किस तरह ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्लान बने। तो वो हम लोगों ने आज तक नहीं किया है। और मुझे लगता है ज्यादातर हिंदी या नॉट ओनली हिंदी बट इंडियन सिनेमा जिसमें सारी भाषाएं आ जाती हैं, हमने कभी हिंदुस्तान के बाहर एक्टिवली नहीं देखा है कि भाई ये फिल्म बनेगी। अब ये फिल्म हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये फिल्म पूरे विश्व के लिए है। ये जो एक सोच है ये हमने कभी अपनाई नहीं है आज तक, क्योंकि हमारी खुद की ऑडियंस इतनी बड़ी है कि हम उस पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन अब आई थिंक वक्त आ गया है कि हम वर्ल्ड ऑडियंस को भी नजर में रखें। और हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत एक से एक फिल्म मेकर्स हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो यकीनन वर्ल्ड को एंटरटेन कर सकते हैं। हमारी फिल्में अपने आप, जैसे आपने नाम लिया थ्री इडियट्स या दंगल, ये अपने आप ट्रैवल हुई है। लगान, ये सारी फिल्में लगान, लापता लेडी सीधी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रही हैं और जा रही हैं ऑस्कर के मंच पे। हमको अभी आई थिंक ये फिल्में नहीं, भारतीय सिनेमा है। बिल्कुल भारतीय सिनेमा, और सिर्फ मेरी नहीं और बहुत सारी फिल्में हैं जो दुनिया भी अभी छोटी हो रही है। हम लोग भी सिर्फ हिंदुस्तानी कंटेंट नहीं देख रहे हैं, हम भी बाहर का कंटेंट आज देख रहे हैं क्योंकि वो डब हो जाता है या सबटाइटल हो जाता है। तो इन दैट सेंस द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर। हम एक दूसरे के और नजदीक आ रहे हैं इन दिस वे। आखिर में क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बूस्ट के लिए वेव समिट काफी ऐतिहासिक है। इस वक्त यू आर अ रोल मॉडल, यू आर अ मेंटर, निर्माता निर्देशक के रूप में कमाल का काम कर रहे हैं। किस तरह से जो हमारे क्रिएटर्स हैं जो इस वक्त नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे? वेल आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू टैलेंट विच इज, जिसको अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है अपना काम दिखाने के लिए। वेव्स इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। यंग क्रिएटर्स and young creative people can showcase their work, and that's a wonderful opportunity and I'm sure it will throw up। इस वजह से बहुत सारा टैलेंट उभरेगा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से। इस वक्त ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है? आप इतना ज्यादा कंटेंट अपने आसपास सब तरफ देखते हैं। एक्चुअली मैं नहीं देखता हूँ। नहीं देखते? नहीं, मैं कंटेंट बहुत कम देखता हूँ। क्योंकि मेरा जो झुकाव है वो पढ़ने की तरफ है, तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लिटरेचर की तरफ, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों। फिल्में या शोज, टीवी शोज मैं बहुत कम देखता हूँ। पर इस वक्त जो जेनजी चल रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई की बातें हो रही हैं, कैसे आप ताल मिला रहे हैं? मेरा काम मेनली क्रिएटिव है और उसमें जो एआई की जरूरत होती है या एआई के इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं जो हमको उसमें गाइड करते हैं। एआई के साथ जो लोग एआई में आगे हैं उनके एक्सपर्टीज का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनके नॉलेज का लाभ उठा पाएं। तो मैं टेक्नोलॉजी में तो मैं बहुत पीछे हूँ। फाइनली हम आपसे ये कहेंगे कि इस तरह वेव समिट है, किस तरह से आपको लग रहा है कि दिस इज द टाइम, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है कंटेंट हब के रूप? इट्स अ ग्रेट स्टार्ट
and I think all of us should make full use of it and try and realize that dream. तो आप देख रहे थे वेव्स से जुड़ी हुई खबरें, और आइए बात करते हैं अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस समय नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंको भारत के दौरे पर है। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, और आपको बता दें कि इस वक्त हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अंगोला के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की ये तस्वीरें अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंको भारत दौरे पर हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज़।